नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। डिजिटल मीडिया पर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI ने डिजिटल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग के लिए दिशा निर्देश का ड्राफ्ट जारी किया है। ASCI ने उल्लेख किया है कि इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग आजकल तेजी से बढ़ रही है। इन दिनों इन्फ्लुएंसर पोस्ट का काफी प्रचार हो रहा है और कई बार ये पहचानना मुश्किल होता है कि ये विज्ञापन है या नहीं। अब नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी इन्फ्लुएंसर्स को यह बताना होगा कि एक क्रिएटिव पोस्ट, वीडियो या लिखित कंटेंट एक विज्ञापन है या नहीं। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट प्लेसमेंट है तो उसे भी क्लियर किए जाने की जरूरत होगी। ये नियम यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ब्लॉग और दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म सहित सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लागू होंगे। इसके तहत सभी तरह के पेड कंटेंट, ऑनलाइन विज्ञापनों को स्पष्ट रूप से हाईलाइट किया जाना चाहिए ताकि व्यूअर को यह साफ तौर पर समझ में आ सके कि यह एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। आज की चर्चा में हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाए जाने वाले इन दिशा निर्देशों का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ जुड़ी है मनीषा कपूर, महासचिव एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। साथ ही मेरे साथ है अरिजीत रे, CEO एंड फाउंडर द अनलॉक कंपनी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीषा कपूर, मैं चाहूंगी पहले आप मोटे तौर पर हमें बताएं, जो डिजिटल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग के लिए जो ड्राफ्ट आप लोगों ने तैयार किया है, गाइडलाइंस तैयार की हैं, वो क्या कहती हैं? हाँ जी प्रीति जी, जो आपने एक्चुअली अपने इंट्रोडक्शन में जो कहा कि बेसिकली जो विज्ञापन है वो जब हम टीवी देखते हैं या हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि इसमें एडिटोरियल क्या है और विज्ञापन क्या है। पर जब हम ये सेम चीज़ जब हम डिजिटल मीडिया पे देखते हैं, जैसे हम फेसबुक देख रहे हैं या इंस्टाग्राम देख रहे हैं या एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो कभी कभी ये हमें पता नहीं चलता कि जो ये हम देख रहे हैं ये एक्चुअली न्यूज़ है, कंटेंट है या किसी को इसमें एक तरीके की पेमेंट की गई है ये सब बोलने के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो कंज्यूमर है जब वो कोई ऐसी कम्युनिकेशन देखे तो उन्हें ये साफ पता चले कि जो हम देख रहे हैं वो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन है या न्यूज़ है या वाकई में ये एक विज्ञापन है। क्योंकि आप और मैं जब हम विज्ञापन देखते हैं तो हम उसको एक अलग तरीके से कंज्यूम करते हैं, जबकि हम एक प्रोग्राम देखते हैं तो ये एक कंजम्पशन का तरीका अलग होता है। हम विज्ञापन को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो अगर कंज्यूमर्स को ये लगे कि जो वो देख रहे हैं वो एक्चुअली विज्ञापन नहीं है तो हो सकता है वो उसके ऊपर कुछ डिसीजंस ले जो शायद वो नहीं लेते अगर उन्हें पता चलता कि ये विज्ञापन है। तो इसी को हमने क्लियर करने के लिए मोटी तौर पे जैसे आप कह रहे हैं कि ये गाइडलाइंस इशू की हैं और इन गाइडलाइंस का मेन जो पॉइंट है वो यही है कि एक खुलासा, एक डिस्क्लोजर हो कि जो पीस ऑफ कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं या कुछ जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वीडियो हो चाहे पोस्ट हो, कि वो एक विज्ञापन है या नहीं है। तो ये एक मोटे तौर पे सबसे जो अहम बात है इस गाइडलाइंस की वो ये है, इस बात पे आती है। ठीक है, मैं आगे भी आपसे और जानूंगी इन गाइडलाइंस को लेकर क्या जानकारी है। अरिजीत रे, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप दर्शकों को समझाइए कि डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के दायरे में आता कौन कौन है, ये क्या है? डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मतलब ये है कि आजकल पहले हम जो समझते थे ब्रांड एम्बेसडर्स, जो मतलब एक ब्रांड अपने मैसेज कहने के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के लिए एक मॉडल्स या क्रिकेटर्स या ऐसे लोगों को अपनी कमर्शियल मैसेजिंग के लिए यूज़ करते थे। लेकिन आजकल लास्ट 8-10 साल में एक नया न्यू ब्रीड ऑफ सेलिब्रिटी, न्यू ब्रीड ऑफ एंडोर्सीज हैव कम इन, दे आर कॉल्ड डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स। नाउ इन लोग डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स मतलब ऐसे लोग हैं जो जिन लोगों का काफ़ी डिजिटल मीडिया में फॉलोइंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इन फॉलोइंग से ये लोग ब्रांड के बारे में बोलते हैं, विच मीन्स दैट दीज पीपल टॉक अबाउट द ब्रांड्स फ्रॉम देयर ओन स्टैंड पॉइंट। मैं आपको तो ऐसे होता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका उतना मतलब पॉपुलर नहीं है मीडिया में, लेकिन उनका डिजिटल मीडिया में बहुत पॉपुलर है। मतलब ये मान लीजिए कि फैशन कैटेगरी, तो फैशन कैटेगरी में ऐसे बहुत लोग हैं जो फैशन के चर्चा बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन ऐसे ये नहीं है कि उनका बहुत नाम हो या शोहरत हो, लेकिन उन मामले में उनका बहुत पहचान है।
और डिजिटल मीडिया में आजकल क्या हो रहा है कि डिजिटल मीडिया में जो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए कि जो सच तरीके से हमें ये बताएं कि ये ब्रांड का क्या क्या पहलू हैं। तो एक्चुअली पीपल आर लुकिंग एट इन्फ्लुएंसर्स टू गिव देम द राइट काइंड ऑफ मैसेजिंग। मतलब एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स क्यों पॉपुलर हुआ है, इसलिए कि एक जमाना ऐसा हुआ था कि लोग समझ रहे थे कि जो ब्रांड्स बोल रहे हैं सब कुछ सच नहीं है। तो ये इन्फ्लुएंसर ऐसे एक सेतु की तरह बन गए, ब्रिज। दे बिकेम द ब्रिज बिटवीन द ब्रांड एंड द कंज्यूमर। ठीक है। और आगे मनीषा कपूर, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप और बताएं इन गाइडलाइंस को लेकर। अभी ये सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, इनमें मीडिया ओनर्स भी आएंगे क्या, और जो एप्स हैं वो आएंगी, उनके लिए समान गाइडलाइंस हैं या फिर कुछ फ़र्क है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को लेकर? और साथ ही डिजिटल मीडिया को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, थोड़ा सा और मुझे इन गाइडलाइंस को लेकर अगर आप बताएं। जी, तो अगर आप देखें तो जो डिजिटल मीडिया है आजकल, इसमें इतनी सारी चीज़ें नई आ गई हैं जो मैं अभी अरिजीत से प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले ये बोल रही थी कि शायद जब तक हम ये गाइडलाइंस लाए तब तक 2-4 और भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि जो हमने गाइडलाइंस रखी हैं वो एक ब्रॉड तरीके पे रखी हैं, और डिजिटल मीडिया इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करती है। जैसे आपने बताया कि OTT हो गया, या जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो ये पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, स्नैपचैट वगैरह है। तो डिजिटल मीडिया इन सभी प्लेटफॉर्म्स को कवर करती है। जो ये गाइडलाइंस हैं पर्टिकुलरली ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए हैं। तो जब इन्फ्लुएंसर्स इन मीडियम्स पे कुछ अपनी तरीके से बात करते हैं या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो ये गाइडलाइंस उस चीज़ पे लागू होगी। और चाहे वो जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स कोई प्रोडक्ट की या प्रमोशन की बात कर रहे हो, तो हमारा यही कहना है कि वो आप पहले कंज्यूमर को बता दें कि ये ऐड है, आप अपनी बात ज़रूर बताएं। वो बताने का उनको हक है और ब्रांड्स को भी एडवर्टाइज करने का पूरा हक है। पर कंज्यूमर्स को ये पता होना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं, अगर मैं बोलती हूँ कि ये फलाना शैम्पू बहुत अच्छा है, तो कंज्यूमर को ये हक बनता है ये पता करने का कि ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के तौर पे बता रही हूँ, या मुझे इस चीज बताने के लिए कोई पैसे दिए गए हैं, या कोई तरीके के फ्री प्रोडक्ट्स दिए हैं, या कोई मीडिया बार्टर किया हो। तो पेमेंट भी सिर्फ पैसों के जरिए से नहीं होती, अलग अलग तरीके हैं पेमेंट, या जिसको हम मटेरियल कनेक्शन बोलते हैं अपनी गाइडलाइंस में, कि जो ब्रांड आप के बारे में आप बात कर रहे हो और जो इन्फ्लुएंसर है, उन दोनों में कोई मटेरियल कनेक्शन है या नहीं। कि जैसे उनको कोई फ्री प्रोडक्ट्स दिए हो, या कोई ट्रिप्स कभी कभी देते हैं कि आपको हम फलानी जगह ले जाएंगे, तो इस टाइप का कुछ मटेरियल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ भी मटेरियल कनेक्शन हो तो ये साफ तौर पे कंज्यूमर्स को बताया जाए, एक प्रोमिनेंट तरीके में और एक अपफ्रंट तरीके में। ऐसा नहीं हो कि ये 2 मिनट का ऐड देखने के बाद मुझे पता चले अरे ये तो एडवर्टाइजमेंट था। तो हम चाहते हैं कि कंज्यूमर को पहले, जैसे क्लिक करने से पहले या स्क्रॉल डाउन में जो सी मोर होता है उस पे क्लिक करने से पहले, एक विज्ञापन के एंगेज करने से पहले कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि जो मैं देख रहा हूँ सामने, या मैं देख रही हूँ, जो मैं इस पे क्लिक करूंगी या कुछ, तो मैं एक विज्ञापन पे क्लिक कर रही हूँ। तो हम यही चाहते हैं कि ये क्लैरिटी कंज्यूमर्स को दी जाए अपफ्रंट। जैसे हम बोल रहे हैं कि वो विज्ञापन खत्म होने से पहले या उसको एंगेज करने से पहले, और एक प्रोमिनेंट तरीके से, ऐसा नहीं कि कहीं वो छुपा के छोटा सा लिखा हो। तो ये अपफ्रंट तरीके से कंज्यूमर्स को बताए जाने चाहिए। लैंग्वेज जो है, हमने बोला है कि या अंग्रेजी में या जिस लैंग्वेज में विज्ञापन है, पर एक तरीके से जहाँ पे कंज्यूमर्स को इजीली समझ आ जाए। आप जो भाषा यूज कर रहे हो, चाहे वो अंग्रेजी हो या विज्ञापन की भाषा हो, पर वो ऐसी टेक्निकल टर्म नहीं होनी चाहिए जो कंज्यूमर्स को समझ नहीं आया रही है तो विज्ञापन है। तो हम चाहते हैं कि ये खुलासे साफ तरीके से हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर्स का हक है कि आप अगर कोई एडवर्टाइजिंग देख रहे हो और उसके ऊपर आप कोई डिसीजन ले रहे हो या अपनी राय बदल रहे हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आपका ये हक है जानने का कि आप किस बेसिस पे अपनी राय बदल रहे हैं या किस बेसिस पे आप कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो इसीलिए ये जो खुलासे हैं ये लाइक आई सेड प्रोमिनेंट, अपफ्रंट, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। बिल्कुल।
अगर हम डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं अरिजीत, जैसे आप भी कह रहे थे कि हाल फिलहाल काफ़ी दायरा इसका बढ़ा है और ख़ासकर कोरोना के टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि इसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा है और कहीं ना कहीं गांव और शहरों का फ़र्क भी इसको लेकर, व्यूवरशिप को लेकर बात करें तो वो भी मिटा है। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बताएं कि कितना बड़ा मार्केट है ये इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट, क्योंकि एक आंकड़ा मैं जो पढ़ रही थी वो सालाना 1,000 करोड़ रुपए के करीब भारत का इन्फ्लुएंसर मार्केट है। तो किस तरह से ये समय के साथ और बढ़ रहा है? देखिए, इन्फ्लुएंसर मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है स्पेशली लास्ट 2-3 सालों में। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी बड़ा है और इंडिया में भी काफ़ी बड़ा है। इसका इसका पहलू जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि मेन रीज़न क्या है। व्हाई डू कंज्यूमर्स बिगिन टू ट्रस्ट इन्फ्लुएंसर्स सो मच। एक ना कंज्यूमर्स के अंदर एक आकांक्षा है कि वो ब्रांड से ये पता करे कि ब्रांड्स कंज्यूमर्स से बात करे उनके लैंग्वेज में। कंज्यूमर्स बोल रहे कि जैसे है हमें वैसे बताइए, हमें ज्यादा एडवर्टाइजिंग, ज्यादा कोई ग्लिट्स एंड ग्लैमर मेरे को नहीं चाहिए। कंज्यूमर्स ये बार बार कह रहे हैं कि हमें ये बताइए कि आपका ब्रांड में क्या अच्छा है और हमको इस लैंग्वेज में बताइए, इस टोनालिटी में बताइए कि हम समझ सकें। और ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकड्रॉप, इन्फ्लुएंसर्स एडवर्टाइजिंग क्यों इतना पॉपुलर हो गए, ये बैकड्रॉप ये है कि मोर एंड मोर कंज्यूमर आर सेइंग कि हमें जो ब्रांड का अच्छा है वो ठीक तरीके से बताइए। क्योंकि कंज्यूमर्स डोंट वांट द ग्लिट्स एंड ग्लैमर एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर्स वांट टू हियर व्हाट दे वांट टू हियर इन अ पर्टिकुलर एंड अ वेरी वेरी स्ट्रेट टोनालिटी। मतलब एकदम सीधी बात कीजिए हमसे। तो ये मामला अभी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। आपको पता है कि डिजिटल मार्केट ही 35,000 करोड़ के करीब चले गए हैं और आपने जैसे आंकड़े बताए, वो भी इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग के जो मार्केट है काफी ग्रो किया है। और अभी लेकिन द मूट पॉइंट इज नॉट अबाउट द ग्रोथ ऑफ द मार्केट, बट द मूट पॉइंट इज अबाउट हाउ डू यू मेक दिस मार्केट सस्टेनेबल। क्योंकि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे बहुत हुआ है कि इन्फ्लुएंसर मार्केट को जब हम रेगुलेट नहीं करते हैं प्रॉपर्ली, डिजिटल मार्केट को हम जब प्रॉपर रेगुलेशन में लाते हैं, तब क्या होता है कि लॉट्स ऑफ टाइम्स मैसेजेस इसको एक्चुअली मिसयूज होता है। जैसे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में एक बार हुआ था, आई कांट नेम दैट ब्रांड, एक इंटरनेशनल ब्रांड, एक व्लॉगर जो एक कंटेंट पोस्ट किया गया था विच वाज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड कंटेंट, लेकिन कंज्यूमर ने एक्चुअली प्रोटेस्ट किया और वो जो कंटेंट था बाय फोर्स उनको बोला गया कि ये आप प्लीज इनको बताइए कि ये एक्चुअली ओरिजिनल यूजर जनरेटेड कंटेंट नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। क्योंकि एक्चुअली कंज्यूमर्स क्या मांग रहे हैं, कंज्यूमर्स मांग रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंसर है ना, उनको कंज्यूमर्स देख रहे हैं कि वो मेरे तरह है। तो कंज्यूमर्स सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर इज एक्चुअली अ पर्सोना लाइक मी, मतलब मेरे ही तरह वो ब्रांड यूज कर रहे हैं और मेरे ही तरह उनको अच्छा लगने के बाद वो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर्स को ये दिखने लगा है कि एक्चुअली इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग के नाम में ब्रांड्स बहुत ही ज्यादा पेमेंट करके, स्पॉन्सर करके इसको पोस्ट कर रहे हैं। सो जैसे आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केट, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन दैट कंज्यूमर्स वांट मोर एंड मोर ट्रस्ट इन व्हाट द इन्फ्लुएंसर इज सेइंग, बट कुछ तरीके से मामला उल्टी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच है या गलत है। यानी मोटे तौर पे ये है कि इन्फ्लुएंसर्स को देखकर जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं वो अब ये समझ पाएंगे कि जो बातें इन्फ्लुएंसर बोल रहा है उसके पीछे कोई क्या वजह है, क्या ये एडवर्टीजमेंट है या वो खुद इस्तेमाल करने के बाद बोल रहे हैं। एक तरह से मोटे तौर पर फर्क ये होगा, यानी जैसा आप लोगों ने अपने ड्राफ्ट में भी कहा है मनीषा कपूर, विद ग्रेट इन्फ्लुएंस कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अब जिम्मेदारी एक तरह से तय होगी। बिल्कुल, और मैं अरिजीत की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये इसलिए आए हैं क्योंकि कंज्यूमर्स को एक्चुअली एक ऑथेंटिक वॉइस चाहिए थी, एक सच्चाई चाहिए थी। इसीलिए वो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो झूठ है, ऐसी बात नहीं है, पर कंज्यूमर्स को ये जानने का हक है
कि जो आप बोल रहे हो वो आपके खुद के एक्सपीरियंस के तौर पे है और आपको बिना किसी पेमेंट के हिसाब से आप कुछ बोल रहे हैं, वर्सेस आप एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पे कोई चीज बोल रहे हैं, तो एक वो हक है कंज्यूमर्स को जानने का। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। दो बातें मैं और बताना चाहूंगी प्रीति जी, गाइडलाइंस के बारे में जो हैं। हाँ। एक ये भी है कि जो किसी प्रोडक्ट की जो क्लेम है, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आपको बोलता है कि मैं आपके बाल बहुत सिल्की बना दूंगा, या कोई बोलता है कि चलो मेरे से आप आप मेरे टूथपेस्ट से दांत ब्रश कीजिए तो आपके दांत दुगने सफेद हो जाएंगे। तो जो ये क्लेम्स हैं, एक टेक्निकल तरीके की क्लेम्स हैं कि बालों को सिल्की बनाना, और उसमें कोई एक प्रोडक्ट की क्षमता होनी चाहिए वो डिलीवर करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जो फिल्टर्स होते हैं, और आप और मैं हम सब फिल्टर्स यूज करते हैं अपने आप को थोड़ा और बेहतर बताने के लिए या कोई इंटरेस्टिंग तरीके से पेश आने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट क्लेम्स को लेके अगर आपने उसके कुछ दावा आप कर रहे हो, तो किसी फिल्टर से उसका इफेक्ट आप एग्जैजरेट ना करें। तो अगर आप बोल रहे हैं कि ये मेरे बाल बड़े सिल्की हो गए ये शैम्पू यूज करके, तो आप ऐसा फिल्टर मत यूज कीजिए जो बाल को सिल्की बना देगा। मतलब एक जनरल फिल्टर यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रोडक्ट क्लेम, जो प्रोडक्ट की जो एक क्षमता है या जो उसका प्रॉमिस है, उसको आप बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए आपने किसी फिल्टर का अगर इस्तेमाल किया, तो वो भी हम उस चीज को मिसलीडिंग मानेंगे। बिल्कुल, कि ये मिसलीडिंग होगा कंज्यूमर्स के तौर पे। एक और बात जो हम इन्फ्लुएंसर्स को बोल रहे हैं कि आप जरूर पता लगाएं कि जब एक कोई ब्रांड आपको ऐसी चीजें कहने को बोलता है अपने विज्ञापन में कि इसका असर एक महीने तक चलेगा, या ये 2 मिनट में आपका कुछ कर देगा, या इस टाइप के जो अगेन क्लेम्स हैं, तो आप जरूर पता कीजिए इन ब्रांड से और एडवर्टाइजर से कि क्या ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली ये चीज डिलीवर कर सकते हैं या नहीं, और इसका कोई आपके पास साइंटिफिक या वैज्ञानिक सबूत है, आपने इसको कहीं टेस्ट किया है या किसी कंज्यूमर रिसर्च में से आपको ये डेटा मिला है, तो हम किस बेसिस पे एक पर्टिकुलर क्लेम कर रहे हैं। जैसे अगर हम बोलें कि ये इंडिया का सबसे फेवरेट ब्रांड है किसी कैटेगरी में, तो ये क्या हम ऐसे ही बोल रहे हैं या एक्चुअली ये कोई कंज्यूमर रिसर्च वगैरह के तौर पे हमने ये स्टेटमेंट को बोला है। तो हम यही चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये इन दोनों चीज़ों का भी ख्याल रखें कि फिल्टर्स प्रोडक्ट क्लेम को एग्जैजरेट ना करें, और कोई भी आप प्रोडक्ट क्लेम कर रहे हो तो आप जरूर एडवर्टाइजर से ये पता लगाएं कि ये क्लेम कोई साइंटिफिक बेसिस पे या किसी रैशनल बेसिस पे आप इन क्लेम्स को या प्रोडक्ट की क्षमता को आप सामने रख रहे हैं कंज्यूमर्स के। ठीक है अरिजीत रे, अब तक क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ पाई हैं? इन्फ्लुएंसर्स इसका कितना स्वागत कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरे को तो लगता है जितना मेरा बात हुआ है, ओवरऑल जो रिएक्शंस है ना, ओवरऑल रिएक्शंस पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो रेगुलेशन है इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी पहले आ गए थे, और इंडिया में भी ये टाइम था कि ये रेगुलेशंस धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो, और आई थिंक एस्का हैज डन अ फैंटास्टिक स्टेप टू काइंड ऑफ ब्रिंग इन दिस रेगुलेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और एक चीज़ मैं आप बताना चाहूँगा कि अभी इसलिए ये बहुत ही वेलकम स्टेप है इंडस्ट्री के लिए, कंज्यूमर के लिए, इन्फ्लुएंसर के लिए, क्योंकि जो कंज्यूमर है ना, आज का जो कंज्यूमर है, दे आर एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंज्यूमर। मैं आपको ये 3-4 साल पहले एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च का कुछ आंकड़े बताता हूँ, थोड़ा अंग्रेजी और हिंदी में मिलाकर मैं कहूँगा। एक स्टडी में ये तैयार हुआ था कि 47% मतलब 47% ऑफ कंज्यूमर्स ये बोल रहे हैं कि उन लोग एक्चुअली एक ब्रांड को बॉयकॉट करेंगे अगर वो समझते हैं कि ब्रांड में जो ब्रांड जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन में सच नहीं है। ये मामला और भी आगे हम जाएंगे तो रिसर्च ये भी बोल रहे हैं कि 64% मतलब 64% बोलेंगे कि सोशल मीडिया में वो अगर वो सोशल मीडिया क्विट करेंगे अगर वो ये समझते हैं कि उनका जो मैसेजेस हैं बहुत सारा प्रमोशनल कंटेंट से भर गया है। मतलब अगर सोशल मीडिया का जो न्यूज़ फीड है, फेसबुक या कोई जो न्यूज़ फीड है, उसमें ज़्यादा अगर स्पॉन्सर्ड कंटेंट होगा तो वो छोड़ देंगे। ऐसे ही मामला ऐसे हुआ था फेसबुक 3-4 साल पहले, उनका जो न्यूज़ फीड का एल्गोरिदम है, फेसबुक वाज एक्चुअली फोर्स्ड टू चेंज इट बिकॉज कंज्यूमर्स ने काफ़ी रिएक्शंस दिया था कि बहुत सारा स्पॉन्सर्ड कंटेंट आ रहा है। तो एक्चुअली उन लोगों ने एल्गोरिदम चेंज करके उन लोगों ने बोला कि फेसबुक का जो न्यूज़ फीड होगा
उसमें जो फ्रेंड्स और फैमिली का जो मैसेजेस आएगा उनको प्राधान्य दिया जाएगा। तो ये जो वेव, मतलब ये एक रेवोल्यूशन आ रहा है कि कंज्यूमर्स आर मोर एंड मोर आस्किंग फॉर एथिकल स्टैंडर्ड्स। कंज्यूमर्स बोल रहे हैं मेरे को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। कंज्यूमर्स ये भी बोल रहे हैं, करीब 73% कंज्यूमर्स बोल रहे हैं कि एक्चुअली वो ज्यादा पे करने के लिए, एक ब्रांड के लिए ज्यादा पे करने के लिए तैयार है अगर वो समझते हैं ये ब्रांड कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो। तो मतलब ये इतना अगर स्वच्छता की मतलब ट्रांसपेरेंसी का जो वेव जो हमारा देश में, हमारा विश्व में आ रहा है, इट इज ओनली नेचुरल दैट ब्रांड्स, influencers and anybody who is responsible basically pay more attention, because consumers trust करके influencers को सुन रहे हैं, trust करके influencers का messages को seriously ले रहे हैं। तो इन मामले में it is only becomes more and more the responsibility for brands, marketers, media companies and influencers to come together to make sure that the trust is not compromised. बिल्कुल। मनीषा कपूर, कंज्यूमर्स की जिस तरह की बात अरिजीत रे भी बता रहे हैं कि क्या डिमांड रही है और जो डेटा है वो भी क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है कंज्यूमर्स के लिए कितना अब आसान होगा कंप्लेंट करना, या फिर कंप्लेंट हैंडलिंग होगी वो कैसे होगी, जो मॉनिटरिंग होगी वो कितनी आसान या मुश्किल होगी? जी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम देखें तो ASCI ने एक कंप्लेंट करना काफ़ी इजी कर दिया है कंज्यूमर्स के लिए। एक व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं या आप ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो एक जो कंप्लेंट दर्ज करने का तरीका है उसमें हमने, और ये हम कोशिश करते रहते हैं कि जितना हम इजी बनाएं कंज्यूमर के लिए कि उसको अपनी एक कंप्लेंट दर्ज करने के लिए 2-4-5 मिनट का समय जरूर लगता है कि मतलब वो पूरी जानकारी दें और हम ये ठीक तरीके से समझ लें कि ये कंज्यूमर को इस विज्ञापन से क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम जब एडवर्टाइजर से जवाब मांगे तो वो एडवर्टाइजर को भी हम एक साफ साफ तरीके से बता सकें कि भैया ये आपके प्रॉब्लम पाई गई है या कंज्यूमर्स को इस बात से आपत्ति है आपके एडवर्टाइजिंग में, तो आपका क्या कहना है। तो उस चीज़ में ज़रूर हम कंज्यूमर्स को कहते हैं कि आपको कुछ अगर ऐसा मिसलीडिंग या ऑब्जेक्शनेबल विज्ञापन दिखे तो आप 5 मिनट लगा के कीजिए। पर एक व्हाट्सएप के ज़रिए से आ गया है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत तरीके से छाया हुआ है, तो हमें लगता है कि वो एक आसान तरीका है कंज्यूमर्स को ASCI से इन टच रहने का। जो हमारा कंप्लेंट्स हैंडलिंग तरीका है वो कोई भी हमें कंप्लेंट मिलती है उसके बाद हम एडवर्टाइज़र को लिखते हैं कि आपके इस विज्ञापन के अगेंस्ट हमें ये कंप्लेंट मिली है, ये ऑब्जेक्शन है। एडवर्टाइज़र को ये अधिकार है कि वो अपने विज्ञापन को डिफेंड करे या बोले कि हमारा ये मतलब था, या अगर जैसे हम बोलते हैं कि आपने किस तरीके से बोल दिया कि आपका जैसे शैम्पू 2 गुना फास्टर काम करता है या बाल झड़ने से रोकता है, तो उनके पास जो भी साइंटिफिक डेटा है या कुछ इन्होंने टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह की होती हैं वो ASCI को भेजते हैं। हम फिर कई बार ये टेक्निकल रिपोर्ट्स हमारा एक एक्सपर्ट पैनल है उनको भेजते हैं, फिर ये रखी जाती हैं एक कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल के सामने। और जो ये कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल है ये एक जूरी की तरीके से आप समझ लीजिए है, जहाँ पे इंडस्ट्री के भी मेंबर्स होते हैं पर नॉन इंडस्ट्री मेंबर्स भी होते हैं। वकील होते हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट होते हैं, डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट वगैरह हैं। तो ये काफ़ी एक मिक्स्ड जूरी है जो हम समझते हैं जो कंज्यूमर को एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो इस पूरे मामले की फिर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके ऊपर वो गौर डालते हैं और फिर अपना डिसीजन देते हैं कि वाकई में जो कंप्लेन दी गई है ये एडवर्टाइज़र उस चीज़ को डिफेंड कर पाया है या उनके पास डेटा या एविडेंस नहीं है। तो वो डिसीजन लिया जाता है कि हम कंप्लेंट को अपहोल्ड करें या नहीं करें, और ये डिसीजन फिर दोबारा कंप्लेनेंट और एडवर्टाइजर को पहुंचाया जाता है। तो ये पूरा बिटवीन 3 and 6 वीक्स लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेटा है तो कभी कभी 5-6 हफ्ते भी लग सकते हैं इस चीज़ को। पर ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में हम अपने वेबसाइट पे भी ये डिसीजंस पब्लिश करते हैं। तो जो कंप्लेंट्स ASCI में आने का तरीका है और जो उसे एडजुडिकेट करने का तरीका है वो तो सेम ही रहेगा। पर इसमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पर्टिकुलरली ये जो डिजिटल गाइडलाइंस है और इन्फ्लुएंसर गाइडलाइंस हैं, इसमें हम चाहते हैं कि
एजुकेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और एजुकेशन ऑफ इंडस्ट्री, डिजिटल इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं, उस पे हमारा बहुत ज़्यादा जोर रहे। हम चाहते हैं कि ये एक न्यू टाइप ऑफ एडवर्टाइजर है, और आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जैसे अंडर 25 या अंडर 30 के आप कह लीजिए बहुत यंग लोग इसमें घुसे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको हम एजुकेट करें, उनको हम बताएं कि ये क्यों उनके लिए ही अच्छा है, और क्यों लॉन्ग टर्म में अगर आप एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आप अगर जब जिम्मेदारी से काम लेते हैं तब आपका ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करेगा, और तभी आपका ऑडियंस आप बढ़ा सकोगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा एफर्ट है डिजिटल गाइडलाइंस फॉर इन्फ्लुएंसर्स का, ये एक बहुत कोलैबोरेटिव तरीके में, एक बहुत ओपन तरीके से, एक बहुत एजुकेशन और एडवाइजरी के तरीके से हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं। हमारा इसमें मकसद नहीं है कि हम 500 लोगों को पकड़ लें और उससे हमें खुशी इतनी नहीं होगी कि अगर हम सोचें कि नहीं, इससे 50,000 लोग इस चीज़ को समझ लिए हैं, इस गाइडलाइंस को समझ के अब अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, या सही तरीके से कंज्यूमर्स को ये जानकारी दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये एक्चुअली एक गाइडलाइन है कि सबको बताने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मैनर में कि आप क्या करेंगे तो आप एक सही दिशा में आप जाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इन गाइडलाइंस के पीछे। बिल्कुल, और इसी के साथ आज की चर्चा का समय भी पूरा हो गया है। मनीषा कपूर आपका, अरिजीत रे, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो अभी तक मीडिया हाउस और टेक कंपनियां ही डिजिटल मीडिया रेगुलेशन के दायरे में आते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी रेगुलेशन के दायरे में आएंगे, जिससे अब किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के जरिए या कहे डिजिटल मीडिया के जरिए प्रमोट करना उतना आसान काम नहीं रह जाएगा। अब जिम्मेदारी भी तय होगी। डिजिटल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग के लिए गाइडलाइन जारी करने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स से 8 मार्च तक फीडबैक भी लिए जाएंगे, और इसके बाद फीडबैक और इनपुट के आधार पर संभावना है कि 31 मार्च तक फाइनल गाइडलाइन जारी होगी। अंतिम रूप देने के बाद 15 अप्रैल या उसके बाद पब्लिश की जाने वाली सभी प्रमोशनल पोस्ट पर ये नियम, ये निर्देश लागू होंगे। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।